गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाऊसाहेब मुळका आयुर्वेद कॉलेज एंड रिसर्च हॉस्पिटल बुटीपुरी की ओर से मैं डॉक्टर शुभांगी आप सभी का कोविड-19 एंड मेंटल हेल्थ वेबिनार में स्वागत करती हूँ। हम सभी के लिए ये एक मुश्किल की घड़ी है जब हम पूरी दुनिया से कोविड-19 फैलने की खबरें टीवी, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के द्वारा सुनते हैं। इसके कारण हम सबसे ज्यादा जो महसूस करते हैं वो है डर और चिंता। डर कि कहीं हमें या हमारे अपनों को ये बीमारी न हो जाए, चिंता कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, हमारी नौकरी को खतरा है या हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। इन्हीं सब डर और चिंताओं के कारण हम ऐसी बातें करते या कहते हैं जो शायद नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हम नहीं करेंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि हम तज्ञों का मार्गदर्शन लें जिससे कि हम इस मुश्किल घड़ी का सामना कर सकेंगे। विषय की आवश्यकता को जानकर हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता सर ने इस वेबिनार का आयोजन करने की हमें सलाह दी और हमें सभी प्रकार का उचित मार्गदर्शन किया। इसलिए मैं डॉक्टर गुप्ता सर की आभारी हूँ। आज के कोविड-19 और मेंटल हेल्थ वेबिनार के प्रमुख वक्ता है प्रसिद्ध मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर मौसम फिरके, कंसल्टेंट न्यूरो साइकेट्रिस्ट, काउंसलर, मनस्पर्श माइंड वेलनेस सेंटर नागपुर। इन्होंने अपनी MBBS की शिक्षा नायर हॉस्पिटल मुंबई और MD साइकेट्री की शिक्षा साइन हॉस्पिटल मुंबई से प्राप्त की है। ये मेयो हॉस्पिटल नागपुर में रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इन्होंने REBT और सिंगल सेशन थेरेपी में महारत हासिल की है। इनकी विशेष रुचि साइकोथेरेपी, चाइल्ड एंड एडल्ट साइकेट्री में है। 15 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में इनके रिसर्च पेपर्स प्रकाशित है। वेबिनार के दौरान मेरा सबसे निवेदन है कि कृपया अपना ऑडियो और वीडियो बंद रखें। यदि किसी को प्रश्न पूछना है तो वो इस सत्र के अंत में पूछ सकते हैं। अब मैं हमारे आज के वक्ता डॉक्टर मौसम फिरके सर को आमंत्रित करती हूँ कि कृपया वे हमें मार्गदर्शन करें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम डॉक्टर मौसम फिरके है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और थेरेपिस्ट हूँ। नागपुर में मनस्पर्श क्लिनिक नाम में से प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम लॉकडाउन और उसके हमारे मन पे होने वाले मन पे होने वाले असर पे चर्चा करने वाले हैं। इस लॉकडाउन में हम कैसे अपना संतुलन, भावनिक संतुलन मेंटेन कर सकते या रख सकते, इसके बारे में हम देखेंगे। ये जो कोरोना 19 एपिडेमिक या पैंडेमिक हमारे भारत में और पूरे दुनिया में आया है, उसके वजह से ये लॉकडाउन हम सब पे लगाया गया है। ठीक है, ये हमारे मर्जी के खिलाफ है, फिर भी ये हमारी सुरक्षा के लिए और हमारे परिवार के सुरक्षा के लिए लगाया गया है। तो जब भी हमारे ऊपर ये लॉकडाउन लगाया जाता है तो हम हमारे मानसिक संतुलन में क्यों बिगाड़ आते हैं? उसका सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम सबको हमारी फ्रीडम बहुत अच्छी लगती है, हम सबको हमारी फ्रीडम बहुत प्रिय है। जैसे हमारे मन के हिसाब से बाहर जाना, हमारा काम करना, ऑफिस स्कूल जाना, हमारे दोस्तों से मिलना, हमारी जो हॉबीज है उनको कंटिन्यू करना, एक्सरसाइज, जिम जाना, मार्केट जाना। और ये लॉकडाउन में हुआ क्या है, हम सब पे इस पे प्रतिबंध आए हैं, हम ये कोई भी चीजें नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हुआ क्या है कि ये लॉकडाउन में हम सब हमारे घर में हमारे परिवार वालों के साथ अटक गए हैं। तो दूसरा चीज क्या हो गया है कि हमारे परिवार वालों के साथ में हमें जो समय बिताना पड़ रहा है वो भी बढ़ गया है। तो इस लॉकडाउन में हमारे मन पे दो प्रकार के असर होते हैं। पहला है चिंता और दूसरा है आपसी क्लेश, आपसी झगड़े। ठीक है, तो हम दोनों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमें चिंता क्यों होती है? अभी ये लॉकडाउन हुआ है, हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद है, बिजनेसेस बंद है और हमारी जो आय है, मतलब पैसे आने का स्रोत है, वो भी बंद है। तो इसमें क्या होता है कि इस वजह से हमारे जो प्रतिबंध है, इसकी वजह से हमें चिंता लगने लगती है पैसों के बारे में कि आगे कैसा होगा। दूसरी चिंता हमें होती है कि फिर अगर जब लॉकडाउन खुलेगा तब मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। तीसरी प्रकार की चिंता होती है हमारे हेल्थ के बारे में, मुझे कोरोना हो जाएगा क्या, हो गया तो मैं उससे बच पाऊंगा क्या, या फिर मेरे फैमिली के बारे में कि मेरे फैमिली को तो कोरोना नहीं हो जाएगा, अगर हो गया तो मैं उसमें से बाहर आ सकूंगा कि नहीं। इस प्रकार की चिंता हमें लगती है। अभी होता क्या है, जब भी हमारे मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार आता है तो उसका असर सीधे सीधे हमारे शरीर पर होता है।
एक उदाहरण देता हूँ, समझो मुझे गुस्सा आया, तो उसमें क्या होता है, मेरा हार्ट रेट बढ़ने लगता है, मेरी श्वास लेने की गति बढ़ने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और पसीना छूटता है। तो मन में जो कोई भावनाएं उत्पन्न होती है या मन में जो कोई विचार आता है, उसका सीधा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन हमारे शरीर से होता है। ओके, सो अभी ये चिंताएं क्यों होती है? तो चिंता जैसे कि बिजनेस अभी बंद है, या स्कूल कॉलेजेस बंद है, या मेरा क्लिनिक बंद है, या मेरे पास आने वाले पेशेंट बंद है, तो मुझे क्या लगता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो, या एकदम ये लॉकडाउन खुलने के बाद ये ठीक ही नहीं हुआ तो, अगर समझो मुझे कोरोना हो गया या मेरी फैमिली में किसी को हो गया और उसमें से मैं बाहर नहीं आ पाया तो बेसिकली ये चिंता भाव जो है, इसमें हमारा पूरा जो दृष्टिकोण है वो एक ही चीज पे फोकस हो जाता है कि एक्सट्रीम निगेटिव, सबसे बुरा जो होने वाला है वहीं पे हमारा सब फोकस लॉक हो जाता है और हम उसके अलावा कुछ देख नहीं पाते हैं। और इसी वजह से हमारा जो ब्रेन है उसमें जो हमारी रचनात्मक स्थिति है, उसके वजह से हमें जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जिसे हम फाइट फ्लाइट और फ्रीज की परिभाषा कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा, हमारे घर में जो क्लेश होते हैं या झगड़े होते हैं, आजकल आजकल पेपर में काफी आता है कि डोमेस्टिक वायलेंस काफी बढ़ गया है, या पेरेंट्स के बच्चों पे हाथ उठने काफी बढ़ गए हैं, घर पे झगड़े बहुत बढ़ गए हैं। अभी इसका कारण क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम साथ में ज्यादा समय बिताते हैं, तो हमें हमारे फैमिली मेंबर्स के गुण और अवगुण दोनों दिखने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अब एक काम कर रहा हूँ, मेरे लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, और मेरा बच्चा आया और वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, उससे भी लैपटॉप के साथ खेलना है या उस पर कार्टून देखना है। तो उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चलता है, अरे इसे समझता नहीं है क्या, ये मुझे काम नहीं करने दे रहा है, या मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। उसी वक्त मेरे दिमाग में ये भी आता है कि मेरी वाइफ इसे क्यों नहीं संभाल रही है, उसे नहीं समझता है क्या, फैमिली मेंबर है उसके साथ में हमारे क्लेशेस या झगड़े बढ़ने लगते हैं। अभी इन सब में से अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें इमोशनल बैलेंस या भावनात्मक संतुलन रखना बहुत ही जरूरी है। ये हम कैसे करने वाले हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। हाँ, सो हम सबको आईक्यू पता है, आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन। उसी तरीके से एक इमोशनल क्वेश्चन भी होता है जिसे भावनात्मक बुद्धि कहा जाता है। तो आईक्यू क्या होता है कि ये हमारी कैपेसिटी है जिससे हम हमारा काम अच्छे से कर सकें, या कोई प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व कर सकें, या कोई पजल है उसको सॉल्व कर सके। ये हो गया आईक्यू, जो हमें हमारी बौद्धिक प्रगति के लिए जरूरी होता है। उसी तरीके से हमारा एक इमोशनल इंटेलिजेंस होता है जिसे हम भावनात्मक बुद्धि कहते हैं, और ये जरूरी होता है लाइफ में आने वाले जो प्रॉब्लम्स है या लाइफ में आने वाली एडवर्सिटीज है, उसको हम कितने अच्छी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अभी होता क्या है कि जो लोग आईक्यू हाई होता है, वो लाइफ में प्रोग्रेस अच्छी तरीके से कर जाते हैं, बट जब एडवर्सिटीज आती है, जब प्रॉब्लम्स आती है, तब उनका कोपिंग मैकेनिज्म बहुत ही बिगड़ जाता है, वो उसमें से बाहर नहीं आ पाते। इसीलिए उनमें होने वाले डिप्रेशन के चांसेस, एंजाइटी के चांसेस काफी हाई होते हैं। उसी ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई इंसान इमोशनली बहुत ही इंटेलिजेंट है, इमोशनली उसका ईक्यू जो है वो काफी अच्छा है, तो वो क्या करेगा कि ऐसे परिस्थिति में उसका कोपिंग मैकेनिज्म काफी अच्छा रहेगा, और उसी वजह से उसे होने वाले डिप्रेशन, उदासीनता या घबराहट या अति चिंता से वो खुद को बचा सकता है। तो इसके ना कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स हम सभी अपने लाइफ में ला सकते हैं। मतलब अगर हम काम करें, जैसे हम अगर जिम जाते हैं तो हम हमारी मसल स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अगर हम योगा करते तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, अगर प्राणायाम करते तो हमारी लंग कैपेसिटी अच्छी रहती है। उसी तरीके से अगर हम हमारे इमोशनल क्वेश्चन पे भी काम करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे, तो वो भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे योगा हमारे शरीर के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, वैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जिससे हम किसी भी परिस्थिति में हम स्थिर रह सकते हैं और स्थिति का हम उसे फेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि समझो एक जंगल है और जंगल में एक बहुत ही बड़ा पेड़ है,
और उसी के बाजू में छोटी-छोटी घास है और बहुत बड़ा तूफान आया। तो उस तूफान में यूजुअली हम नागपुर में भी देखते हैं कि तूफान आता है तो रास्ते पे बड़े-बड़े झाड़ गिरे होते हैं या उसकी बहुत बड़ी-बड़ी टहनियाँ टूट के रास्ते पे गिरी होती है। पर जो घास होता है ना वो कभी टूटा नहीं होता है। वो बेंड होता है और वापस सीधा हो जाता है। ठीक है? तो इसमें पॉइंट क्या है कि कोई भी बड़ा तूफान आए तो पेड़ टूटता है और घास नहीं टूटती बिकॉज़ उसमें कारण है कि वो जो झाड़ है वो बहुत रिजिड है, बहुत स्ट्रिक्ट है और जो ग्रास है वो फ्लेक्सिबल है। जैसा एयर का फ्लो आएगा उस हिसाब से वो मुड़ जाता है और जैसे फ्लो जाता है तो वो सीधा हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से झाड़ नहीं टिक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने की वजह से झाड़ नहीं टिक पाता है और घास जो है वो टिक जाती है। इसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम हमारे इमोशंस में या हमारे थॉट प्रोसेस में लाए तो हम सभी को जो एडवर्सिटीज है सभी जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस कर सकते हैं। और अगर समझो हम बहुत रिजिड रहे कि नहीं ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि मेरे बच्चे ने मुझे डिस्टर्ब करना ही नहीं चाहिए या मेरी वाइफ ने मुझे समझना ही चाहिए या मेरा बिजनेस को लॉस होना ही नहीं चाहिए। अगर हम ऐसे रिजिड रहेंगे तो उसका दुष्परिणाम हमारे इमोशंस पे होने ही वाला है और उसी की वजह से हम बहुत बार अति चिंतित या डिप्रेस्ड हो सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं या ऐसे कौन सी प्रोसेस है जिससे हम हमारा इमोशनल बैलेंस मेंटेन कर सकें। ओके, सो इसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, अगर हम खुद को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं या इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो उसकी 4 स्टेप्स है। सबसे पहला है जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमें खुद का ऑब्जर्वेशन करना है इंटरनल। तो ये एक्टिवेट होना चाहिए। सक्रिय आंतरिक पर्यवेक्षक मतलब हमारा जो इंटरनल ऑब्जर्वर है उसको एक्टिवेट करना है। इस वक्त मेरे शरीर में क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये मुझे जानते आना चाहिए। तो दिस इज इंटरनल ऑब्जर्वर। एक बार ये इंटरनल ऑब्जर्वर एक्टिवेट हो गया तो दूसरा आता है कि हमारे अपने मन की स्थिति का निरीक्षण हमें करते आना चाहिए। इंटरनल ऑब्जर्वर सिर्फ हमारे बॉडी में जो चेंजेस है, शरीर में जो चेंजेस है वो ऑब्जर्व करता है। जैसे हार्ट रेट बढ़ना, जैसे ब्रीदिंग का रेट बढ़ना, हाथ में कंपन होना या झुंझुनाहट होना, ये इंटरनल ऑब्जर्व हो गया। उसी के साथ साथ अगर हम इमोशनल ऑब्जर्वेशन कर सके, हमारी इमोशनल स्टेट भी अगर हम निरीक्षण कर सके तो वो सेकंड स्टेप आता है। तीसरा आता है घटना और प्रतिक्रिया के बीच अंतर निर्माण करना। जैसे कि समझो मैंने जो उदाहरण दिया कि मैं घर पे हूँ, काम कर रहा हूँ, लॉकडाउन है और मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है और मेरा बच्चा बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये हो गई घटना कि मेरा बच्चा बीच बीच में आके डिस्टर्ब कर रहा है। अभी मैं अगर उस पे डांटू या उस पे चिल्लाऊं तो ये हो गई रिएक्शन। मैंने बिना सोचे समझे अगर कुछ एक्ट किया तो वो की रिएक्शन। पर अगर समझो इसी घटना में और मेरे रिस्पॉन्स में मैं अगर कुछ अंतर क्रिएट कर सकता हूँ तो वो हो गया रिस्पॉन्स। बिकॉज ये रिस्पॉन्स जो होता है वो हम सोच समझ के लेते हैं और जो रिएक्शन होती है वो हम बिना सोचे समझे लेते हैं। तो समझो कि अगर अभी मेरा बच्चा आया और उसने बीच में हाथ कंप्यूटर पे हाथ डाला और मैं गुस्से में आ गया, चिढ़ गया, तो मैं चिल्लाऊंगा। उसी जगह अगर उसने मुझे डिस्टर्ब किया और मैं खुद को रोक सका, ठीक है, और मैं खुद की मनस्थिति को ऑब्जर्व कर सका कि ओके मैं अभी मुझे अभी गुस्सा आ रहा है या मैं गुस्से की स्थिति में हूँ, तो फिर मैं मेरी जो एक्शन है चिल्लाना या गुस्सा करना उसको रोक सकता हूँ अगर मैं खुद को ऑब्जर्व कर सका तो। और इसी से क्या होता है कि इससे हमारा जो इमोशनल कंट्रोल है उसमें प्रोग्रेस होती है। जस्ट जैसे मैंने कहा कि जिम में अगर हम बार बार जाते हैं या योगा रोज करते हैं तो हमारी बॉडी मसल ग्रो होती है या हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसी प्रकार से ये अगर प्रोसेस हम बार बार करते रहे तो उसी से मेरा जो इमोशनल कंट्रोल है वो भी बढ़ सकता है। तो अगर ये हमें बढ़ाना है तो उस मोमेंट पे कौन सी चीजें हैं जो मुझे मदद कर सकती है, इस पे थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहला है फोकस। तो समझो कोई भी इवेंट अगर होता है, इवेंट मतलब जो चीज मेरे आजू बाजू हो रही है, या इवेंट की जगह बहुत बार ना एक मेमोरी भी हो सकती है कि इसने उस वक्त मेरे साथ ऐसा ऐसा किया या आगे ऐसा
हो सकता है, जैसे आगे मैं फेल हो सकता हूँ, परीक्षा का बुरा नतीजा आ सकता है या बिजनेस में काफी लॉस हो सकता है। तो ये दोनों भी स्टिमुलस हो गए, इन दोनों की वजह से ही मेरा इमोशनल रिएक्शन क्रिएट हो सकता है। तो अभी फोकस में हम क्या करते हैं कि फोकस में हमेशा ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अभी जो पैंडेमिक है, ठीक है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी लॉकडाउन की वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, मेरा बिजनेस चालू नहीं है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग सकता है कि कितना बुरा है, फिर अगर मैं जा ही नहीं पाया तो क्या होगा, फिर मेरा नुकसान हो जाएगा, फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और फिर मेरी लाइफ ही एंड हो जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से मेरा फोकस कहाँ चला गया कि एक निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन। बट रियलिटी क्या कहती है कि ये जो है ये एक एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन है। उसी तरीके से दूसरा एस्पेक्ट क्या कहता है कि इस वक्त मैं मेरे घर पे सेफ हूँ, ठीक है, मेरे फैमिली वाले सब मेरे साथ में हैं, मुझे एटलीस्ट इकोनॉमिक डिफिकल्टी है बट एकदम कैटास्ट्रोफी नहीं है, मतलब मैं सस्टेन कर सकता हूँ, राइट। सो अगर मेरा फोकस टर्नेल हो गया, जैसे स्लाइड में दिख रहा है कि टर्नेल है, पूरा फोकस उसी एक बिल्डिंग पे है, जैसे हम दूरबीन से देख रहे हैं, तो मुझे पूरा इमोशनल रिएक्शन उस ऑब्जर्वेशन पे आएगा कि अभी बहुत ही बुरा है और मेरा सब खराब हो रहा है। बट अगर मैं ये टनल हटा सकूं, अगर मैं ये हटा सकूं और पूरा देख सकूं कि कुछ डिफिकल्टी है और उसी के साथ साथ कुछ अच्छे पॉइंट्स भी मेरे लाइफ में हैं, तो इससे मेरा जो इमोशनल रिएक्शन है वो बदल सकता है, ठीक है। तो यूजुअली ये होता कि हमारे ब्रेन में एक सामने जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये ह्यूमंस का सबसे डेवलप्ड ब्रेन का भाग है। पूरे एनिमल किंगडम में हम अगर देखें तो ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है किसी में नहीं डेवलप होता है, सिर्फ ह्यूमंस ही है जिनमें ये भाग डेवलप हुआ है, और ये डेवलप होने के लिए काफी मतलब मिलियंस ऑफ इयर्स लगे हैं। तो ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ये हमें मदद करता है कि हम पूरा चित्र देख सकें। कुछ निगेटिव पॉइंट के साथ साथ कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, इस पे अगर फोकस करना है तो इसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का रोल रहता है। इसमें क्या होता है कि अभी समझो मुझे मेरा पूरा फोकस एक निगेटिव एस्पेक्ट पे अटका है, तो उस वक्त मेरी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। बट मुझे क्या करना है, ये प्रीफ्रंट मुझे मतलब ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है, ये अवेयरनेस क्रिएट करता है हमारे शरीर की ओर। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या करता है कि उस वक्त हम हमारे शरीर में जो रिएक्शन हो रही है, हमारे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो भावनाओं का उत्पन्न मेरे मन में हो रहा है, उसके ऊपर जागरूकता निर्माण करता है। तो जैसे ही मैं जागरूक हो गया या जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि मैं बहुत चिंतित हूँ या मैं बहुत उदास हूँ या मैं बहुत गुस्से में हूँ, तो मुझे पता है कि गुस्सा, चिंता और उदासी ये मेरे लिए हानिकारक है। तो जिस वक्त जागरूकता निर्माण होती है तो उस वक्त हमारा जो ये फ्लो में बहना है या ये एंगर का जो फ्लो है या जो ये अति चिंता का फ्लो है वो रुक जाता है, ठीक है। तो अभी जैसे ही हम ये भावनाओं को ऑब्जर्व कर सके, अपनी भावनाओं को समझने की क्षमता डेवलप कर सके और इन भावनाओं का हमारे शरीर पर और हमारे व्यवहार पर होने वाले असर को अगर जान सके, तो हम वहां पे उसे रोक सकते हैं। बट इसमें ये जागरूकता निर्माण करना बहुत जरूरी है, और ये जागरूकता आने के लिए हमें उस वक्त एक पॉज लेना या एक स्टेप पीछे होना बहुत जरूरी है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं कि समझो अभी मेरा हार्ट रेट बहुत बढ़ गया है या अभी मेरी सांस बहुत फूल रही है, तो मुझे जानना है कि ओके, मेरा शरीर जो है वो अभी अनस्टेबल है या मैं अभी एंजाइटी में हूँ या मुझे बहुत चिंता हो रही है, गुस्सा हो रहा है। तो उस वक्त ये जागरूकता निर्माण होती है। तो ये एक सेकंड स्टेप है। अभी इसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक इंसुलर कॉर्टेक्स जो होता है वो इन शारीरिक जो बदल हो रहे हैं या बॉडी चेंजेस हो रहे हैं, इनके संकेतों को ध्यान में रखता है, इनको ऑब्जर्वेशन ये इंसुलर कॉर्टेक्स करता है, और इसी कॉर्टेक्स के वजह से हमें अवेयरनेस क्रिएट होती है और हम बाद में खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक बार ये अवेयरनेस आ जाती है तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या होती है कि फिर हम खुद को उस इमोशन से पॉजिटिव इमोशन में कैसे ला सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी
मैंने जो उदाहरण दिया कि मेरा होने वाला लॉस, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो सकता है, मुझे बहुत ज़्यादा उदासी हो सकती है। और उसी का एक काउंटर पार्ट, उसी का पॉजिटिव इमोशन ये होता है कि डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है? मुझे ये परिस्थिति तो खराब है, पर मैं उसके वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ। मैं बहुत उसके बारे में कंसर्न हूँ कि मुझे अभी इसमें से बाहर कैसे आना है, ठीक है? तो अभी ये जो इमोशनल बैलेंस हमें गेन करना है, तो इसके लिए क्या होता है कि जब भी हम विध्वंसक भावनाओं और आवेगों के नियंत्रण में जाते हैं, तो उस वक़्त ये जो उस वक़्त हमें खुद को जो कंट्रोल करना होता है, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से होता है। हमारे ब्रेन में एक एमिगडाला नाम का भाग है। तो ये एमिगडाला जो है ना, जब हम हमारे पूर्वज जब जंगल में रहते थे, तब ये एमिगडाला जो भाग है बहुत स्ट्रॉन्ग था। इससे होता क्या था कि समझो उस वक़्त जंगल में लोग रहते थे, तो जानवरों का डर ल लगता था, या कुछ कैलेमिटीज़ हो सकती थी, बारिश, तूफ़ान का डर रहता था, या पेड़ गिर सकते थे। ये जो एमिगडाला था उस वक़्त बहुत स्ट्रॉन्ग था, और उस वक़्त क्या होता था कि ये कंटीन्यूअस ऑब्जर्व करते रहता था सराउंडिंग में, कुछ डेंजर तो नहीं है मुझे और मेरे फैमिली के लिए। तो अभी क्या हो गया, अभी हम सब कंक्रीट के मकान में रहते हैं, घरों में रहते हैं। अभी ऐसा कुछ तो नहीं होगा कि जानवर आएगा और खा लेगा, या हमारे ऊपर कुछ तूफान की वजह से हम मर जाएँगे। बट अभी क्या हुआ है, ये एमिगडाला सेंस करते रहता है कि मेरी परिस्थिति में अगर कोई मेरा नहीं सुने, ठीक है? अगर कोई मेरा डिसरिस्पेक्ट करे, कोई मेरी ऑर्डर फॉलो नहीं करे, या कोई सबके सामने मुझे बुरा-भला कहे, तो अभी ये इससे जान तो नहीं जाने वाला है, बट ये जो एमिगडाला है उस वक़्त हमारा ब्रेन को हाइजैक कर लेता है, और इसी इसी को हम इमोशनल हाइजैक कहते हैं। और इस इमोशनल हाइजैक के दौरान हम कुछ भी अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है? क्यों होता है? क्योंकि ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसका काम रहता है अटेंशन, फोकस, ठीक है? और जजमेंट, कि क्या बराबर है, क्या गलत है, इसका जजमेंट लेना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है। और जब एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है, जब हमें दिखता है कि स्थिति में कुछ तो है जो मेरे खिलाफ जा रहा है, जैसे कोई मेरा नहीं सुन रहा है, कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या मेरी ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस वक्त ये एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है, और ये जो कनेक्शन है एमिगडाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का, ये कट हो जाता है। तो उस वक्त कोई भी अच्छा डिसीजन लेने की परिस्थिति में हम नहीं रहते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं कि यार मुझे गुस्सा आता है, पर उस वक्त कंट्रोल ही नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसका एक्टिविटी पूरी तरीके से एमिगडाला ने कट डाउन किया होता है। अभी अगर ये हमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को वापस एक्टिवेट करना है और एमिगडाला को शट डाउन करना है, तो उसके लिए क्या, ये क्यों होता है समझना जरूरी है। तो जब भी हम गुस्से के फ्लो में रहते हैं, या अति चिंता के भाव में रहते हैं, या उदासी के भाव फ्लो में रहते हैं, तो उस वक्त ऐसा देखा गया है कि हमारे शरीर में उस वक्त ऑक्सीजन का लेवल काफी कम रहता है। ब्लड ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो काफी लो रहता है, और उसी की वजह से ही एमिगडाला ट्रिगर होता है। और समझो ये ब्लड का ऑक्सीजन लेवल हाई हो गया, हम अगर इसको बढ़ा सकें, तो एमिगडाला का एक्टिवेशन कम होता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एक्टिवेशन शुरू होता है। तो हमें क्या करना है कि जब भी हमें ऐसे लगता है कि मैं एंग्शियस हो रहा हूँ, या मुझे गुस्सा आ रहा है, तो अवेयरनेस के बाद हमें उस वक्त थोड़ा एक स्टेप बैक लेना है, और एक डीप स्लो ब्रीदिंग करना है। इससे क्या होता है कि इससे हमारे शरीर में ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, और इससे एमिगडाला का एक्टिवेशन कट डाउन होता है, और प्रीफ्रंटल एक्टिवेट होता है। और ये जब प्रीफ्रंटल एक्टिवेट होता है, तो हमारा ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, अटेंशन, मेमोरी और जजमेंट ये इम्प्रूव होने लगता है। अभी जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि मेरे बच्चे ने मुझे डिस्टर्ब किया लैपटॉप में काम करते वक्त, तो उस वक्त मेरा दिमाग ये नहीं सोच पा रहा है कि वो छोटा बच्चा है, मेरा दिमाग ये भी नहीं सोच पा रहा है कि वो ये चीजें नहीं समझ पा रहा है, ठीक है? पर ये जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, या जब हम अपने पूरे सेंसेस में सोच सकते हैं, तब हम सोच सकते हैं कि ओके, वो समझ ही नहीं पाता, उसकी बुद्धि ही इतनी नहीं है कि वो इन सब चीजों के बारे में सोच सके, इसलिए वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है? तो उस वक्त
मुझे जो गुस्सा क्रिएट, ये ऐसा कर ही क्यों रहा है, ये सवाल ही दिमाग से चला जाता है, या इसने करना ही नहीं चाहिए, इसने सुनना ही नहीं चाहिए, ये भी सवाल मेरे दिमाग से चला जाता है। और फिर उस वक्त मुझे क्या करना है, तो उसको पकड़ के किसी और जगह रखना है, या मेरा लैपटॉप किसी और जगह शिफ्ट करना है जहाँ पे उसका हाथ ना पहुंच सके। तो इस वक्त मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव स्टेप्स ले सकता हूँ, अगर मैं एंगर की जगह डिसअपॉइंटमेंट पे आ सका तो। और ये तभी हो सकता है जब मेरा जब मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट है, और वो तभी होगा जब हम एक स्टेप बैक लेके खुद के डीप ब्रीदिंग पे फोकस कर सके। अभी ये जो लॉकडाउन है, इसमें जो परिस्थिति है ये विकट है, ये डिफिकल्टी है, ठीक है। बट इसमें भी कहीं तो भी कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है। मैं आपको इसके बारे में एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मेरे घर के पास एक होटल, मतलब एक फरसान का दुकान था, और लॉकडाउन में वो बंद हो गया, ठीक है। तो उसके वजह से क्या हुआ, उसके सब जो लोग थे वो उनका काम बंद हो गया, उसके पास आने वाला पैसा बंद हो गया, और उसपे फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ने लगा, उसको तंगी आने लगी। तो उसने क्या देखा कि ओके, मेरे इस वक्त अभी लॉकडाउन हुआ है, मैं समोसे तो नहीं बेच सकता हूँ, मैं इस वक्त क्या कर सकता हूँ। तो उसने फिर तुरंत अपने ऑप्शंस ढूंढे, ठीक है। तो उसने फिर देखा कि इस वक्त जो सब्जी है वो बेचने के लिए परमिशन है, और उसने तुरंत अपना जो उसका जो बहुत हो गया, लॉकडाउन है, कुछ नहीं कर सकते, और घर पे बैठ गए कि अभी कुछ हो ही नहीं सकता, जब तक लॉकडाउन हो खुलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, तब तक हम पे जो होने वाला है वो विकट ही है, हमारे साथ बुरा ही हो रहा है। बट ऐसे परिस्थिति में भी हम कुछ तो सकारात्मक दृष्टिकोण हर एक परिस्थिति पे लगा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने जब इस लॉकडाउन में अपने हॉबीज को बढ़ावा दिया। जैसे रीडिंग है, बहुत लोगों ने अपने जो पुराने किताबें पढ़नी बाकी थी वो खत्म किए। बहुत लोगों ने अपने जो कुछ चीज़, जैसे गाना है, तो वो हॉबी को बढ़ावा दिया। कुछ लोगों ने राइटिंग शुरू की, कुछ लोगों ने अपनी कुछ पुरानी मूवीज़ बाकी थी वो वापस देखा। इस लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों ने अपने बहुत पुराने पुराने जो दूर के दोस्त थे या परिचित थे, उनको भी फ़ोन करके एक अपना रिश्ता वापस शुरू किया। तो कोई भी परिस्थिति हो, उसमें जैसे कुछ नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, वैसे पॉजिटिव आउटलुक भी होता है। अभी मुद्दा ये है कि अगर हम ये खोजने की कोशिश करें, ये पॉजिटिव आउटलुक ढूँढने की कोशिश करें, तो वो हमें ज़रूर मिल सकता है। बट अगर हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे ही फ़ोकस करें, तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसे इसमें पॉजिटिव आउटलुक में हम दूसरा चीज़ ये देख सकते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान हमें खुद खुद के अंदर जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, उसको जानने की भी चांस मिला। जैसे मेरे फैमिली में जो रिलेटिव्स हैं, उनको जानने के लिए चांस मिला। ये बिज़ी दौर में कहीं तो भी मैं अपने बच्चों के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ समय ही नहीं दे सकता था, वो भी करने के लिए मुझे चांस मिला। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि सब ठीक है, बट इसमें भी कुछ तो भी सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है। ये हमें अगर देखेंगे तो इससे हमारा जो इमोशनल बैलेंसिंग का कैपेसिटी है या इमोशनल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ सकता है। हमारे दिमाग में जो हेमिस्फीयर होते हैं, लाइट, राइट और लेफ्ट, तो अभी सब स्टूडेंट्स है, मेडिकल स्टूडेंट्स है, इसलिए मैं बीच बीच में हमारे ब्रेन के पार्ट्स भी बीच में ला रहा हूँ, जिससे हमें पता चले कि एग्जैक्टली किस पार्ट ऑफ ब्रेन का फंक्शन क्या है, और इसमें इमोशंस कौन से पार्ट पे फोकस किए जाते हैं। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर, लेफ्ट कॉर्टेक्स जो है, उसका रोल होता है पॉजिटिव आउटलुक में। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी मतलब अनुकूलनशीलता। सो सॉरी, टर्म्स काफी कठिन है, ये है। बट अडेप्टेबिलिटी क्या होती है कि समझो मैंने एक प्लान बनाया है कि मेरे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगले 1 साल में ये गोल अचीव करना है, और मैंने वो गोल अचीव करने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाई और मैंने वो शुरू कर दिया।
अभी ऐसा हो सकता है कि किसी को बहुत ही स्टार्टिंग में पता चल जाए कि ये जो मैंने डिसाइड किया ये हो नहीं रहा है, और किसी को एकदम 1995% कंप्लीट होने के बाद पता चलता है कि मैंने जो रास्ता अपनाया वो शायद मुझे अपना गोल अचीव करने में मदद नहीं करेगा। ठीक है? अभी एडेप्टेबिलिटी क्या कहती है कि बहुत बार लोग क्या करते हैं, जब ब्लॉक हो जाते हैं तो और ज़्यादा ज़ोर से कोशिश करते हैं कि ये होना ही चाहिए। ऐसे कैसे नहीं हो रहा है? मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? ये होना ही चाहिए, और उससे क्या होता है कि और ज़्यादा तकलीफ पड़ती है। सो एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहती है कि हमें फिर एक स्टेप पीछे आना है और एनालाइज़ करना है। जैसे हमने पहले देखा है कि इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है? सो एनालिसिस करके ये देखना है कहीं मेरी स्टेप्स तो गलत नहीं है, कहीं मेरा जो वे ऑफ प्लानिंग है वहाँ पे तो गड़बड़ नहीं हुई है, और क्या मैं उसको सुधार सकता हूँ। जैसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान काफी बार होता है कि एक आधा एक बंदा फेल हो जाता है, एक स्टूडेंट फेल हो जाता है। तो अभी क्या होगा कि वो फेल हो गया तो वो बहुत अपसेट हो सकता है कि मैं फेल ही कैसे हो गया, राइट? मुझे फेल किया ही कैसे? मैं आज तक टॉपर था, आज तक इतना हमेशा अच्छे मार्क्स मिले, और मेरे साथ ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। बट इसमें क्या हो रहा है कि हम काफी रिजिड है, हम यही सोच के बैठे कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, ये इम्पॉसिबल है, और ये अगर हुआ है तो कुछ तो सराउंडिंग में ही गड़बड़ है। इसका मतलब मैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं हूँ। जो बंदा फ्लेक्सिबल है या जो स्टूडेंट फ्लेक्सिबल है वो क्या करेगा कि ठीक है, अगर मैं फेल हो गया हूँ तो मुझे बस देखना है कि मैं कहाँ कम पड़ गया, प्रैक्टिकल में कम पड़ा या थ्योरी में कम पड़ा, प्रैक्टिकल में भी कौन सा स्किल्स मुझ में कम थे, ठीक है? तो फिर मैं उस स्किल पे फ़ोकस कर सकता हूँ और देन अगेन एक स्टेप आगे ले सकता हूँ, ठीक है? इसका बहुत ही आसान सा उदाहरण मैं देता हूँ। जब मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस में था, तो हमारे बैच में कुछ मेडिसिन में बच्चे फेल हुए थे, 15-20 लोग थे जो फेल हो गए थे। उसमें से कुछ बच्चे इसी सोच में थे कि मैं फेल होना ही नहीं चाहिए था, और इसमें कम से कम उस उनके 2-3 महीने चले गए। फिर रीवैल्यूएशन में डाला, फिर प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट किया, पर वो एक ही जिद पे अड़े थे कि मैं फेल ही नहीं हो सकता था, ये गलत ही हुआ है। और कुछ बच्चे थे जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम फेल हो गए, अभी हम इसको बदल नहीं सकते, लेट्स फाइंड आउट कि मैं फेल क्यों हुआ हूँ, मैं कहाँ पे कम पड़ा हूँ। और फिर उन्होंने उसपे डिटेल एनालिसिस किया, खुद को इंट्रोस्पेक्ट किया, और फिर से आगे की नीति चॉक आउट की, आगे का प्लान चॉक आउट किया और पढ़ाई को शुरुआत कर दी। एक्सक्यूज मी। सो ये जो एडेप्टेबिलिटी है, ये जो क्वालिटी है, ये हमारे लाइफ में आगे जाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टडीज ये भी मतलब जो आज तक का स्टडी हुआ है वो ये भी दिखाती है कि जो लोग काफी अडेप्टेबल है, जो जो लोग काफी फ्लेक्सिबल है, वो लोगों से काफी कनेक्टेड होते हैं, उनके रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं। और जो काफी रिजिड होते हैं उनके रिलेशंस में काफी प्रॉब्लम्स आती है, और उन लोगों के साथ में डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं। ओके, सो अगेन हिप्पोकैम्पस नाम का एक भाग होता है हमारे ब्रेन में जो मेमोरी के लिए बहुत जरूरी होता है, और यही जो हिप्पोकैम्पस है इसी पे से एडेप्टेबिलिटी का निर्माण होता है। जैसे मैंने अगर पास्ट में कुछ डिसीजंस लिए हैं तो उसका मेमोरी वहां पे स्टोर रहता है, और देन दिस मेमोरी मुझे अभी जो करंट प्रॉब्लम है वहां पे कुछ इसका उपयोग हो सकता है क्या, इसके लिए मदद करता है। एम्पथी, हम सबने सिंपथी सुना है, उसी तरीके से एम्पथी होता है, बट इन दोनों में काफी फर्क है। एम्पथी इज सह अनुभूति, और सिंपथी इज दया, ठीक है? तो एम्पथी ये और सिंपथी में फर्क क्या है, मैं एक शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये जो इसका उपयोग हमारे रिलेशनशिप में काफी महत्वपूर्ण है। सिंपैथी, अगर हम मैं रास्ते से जा रहा हूँ, मुझे कोई एक इंसान दिखा जो बहुत ही गरीब है और जिसको खाने पीने को नहीं, तो मैं उसके ऊपर दया करूंगा, बट उससे उसके लिए मैं पैसे दे दूंगा, पर उससे उसका प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होगा, बराबर? एम्पथी उसके उल्टा है।
एम्पैथी इज वो किस दौर से जा रहा है, ये इसका अनुभूति होना। ओके, सो समझो अभी मैं घर पे बैठा हूँ और मेरे दोस्त के साथ झगड़ा हो गया है, ठीक है। वो मुझे नहीं समझ पा रहा है, मैं उससे नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे ऐसी चीजों से बाहर आना है तो मुझे सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं, मतलब इमोशनल एम्पैथी, वो किस भावनाओं से गुजर रहा है। दूसरा कि कॉग्निटिव एम्पैथी कि वो एग्जैक्टली इस वक्त सोच क्या रहा है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, उसकी साइड क्या है इस सिचुएशन को लेके। और तीसरा एम्पैथिक कंसर्न, ठीक है। अभी उदाहरण कि मेरे दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है। तो उस वक्त अगर मैं एम्पैथिक हूं तो मुझे समझ में आएगा कि ये अभी गुस्से में है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये सवाल नहीं आएगा ये मुझसे क्यों झगड़ा कर रहा है, ठीक है, गुस्से में है तो झगड़ा हो सकता है। दूसरा, अभी इसके दिमाग में क्या चल रहा है, समझो वो लॉकडाउन की वजह से बहुत टेंशन में। अगर मैं ये समझ पाया कि उसके दिमाग में फिलहाल उसके फ्यूचर के बारे में चिंता है, या पैसों को लेके चिंता है, या करियर को लेके चिंता है, तो ये हो गया कॉग्निटिव एम्पैथी, जहाँ पे मैं उसकी थॉट प्रोसेस को जान पा रहा हूँ। और तीसरा कंसर्न, मतलब फिर मैं उसको इस परिस्थिति में क्या मदद कर सकता। ज्यादातर क्या होता है, लोग झगड़ने लगते हैं, तूने ऐसा बोला ही कैसे, तूने ऐसा बर्ताव ही कैसे किया, तूने ऐसा किया है, मैं देख लूंगा, फिर झगड़े बढ़ते हैं। बट अगर हम सब में ये एम्पैथी की अगर क्वालिटी है तो हम आगे वाले को समझ पाएंगे, और ज्यादातर हमारे फैमिली मेंबर्स को समझ पाएंगे, और हमारा जो बॉन्डिंग है वो अच्छा होगा। इस लॉकडाउन में हम सभी प्रॉब्लम्स में हैं, कोई भी बहुत ही अच्छे स्थिति में ऐसा नहीं है। और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स के वजह से हम सबको इमोशनल इश्यूज हो रहे हैं, जैसे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, बहुत ज्यादा घबराना। और उसके वजह से फिर वही गुस्सा हमारे घर वालों पे निकलता है, और उससे हमारे जो रिश्ते हैं वो खराब होते हैं। बट उस वक्त अगर हम ये कोशिश कर सके कि ये सब क्यों हो रहा है, वो इंसान किस दौर से जा रहा है, वो क्या फील कर रहा है, या वो क्या सोच रहा है, और क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो हमारे रिश्तों में उसका काफी बेनिफिट होगा। मैं स्लाइड को बैक फॉरवर्ड कर रहा हूँ जस्ट टू कवर ऑल दिस पॉइंट। हाँ, सो इस डायग्राम में 6 का इंटीग्रेशन दिया है। सेल्फ अवेयरनेस, जैसे हमने कहा कि स्व परीक्षण, इमोशनल बैलेंस, जैसे कि हमारे भावनाओं को मेंटेन करना। तीसरा, पॉजिटिव आउटलुक, किसी भी परिस्थिति में उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण देखना। अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कुछ भी परिस्थिति हो जाए तो उसमें मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, या कैसे उस चीज को अडेप्ट कर सकता हूँ, ये देखना। जैसे अभी हम बैठे हैं सामने, अभी हम साथ में एक क्लास में लेक्चर नहीं ले सकते, बराबर, तो हमने क्या किया, फ्लेक्सिबिलिटी देखी कि चलो एक साथ गैदरिंग नहीं हो सकता है तो हम इंटरनेट का यूज करते हैं, और उस पे से हम एक दूसरे को कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये हो गई फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी। और दूसरा है, पांचवा है एम्पथी। एम्पथी का सबसे बड़ा रोल है, अगर हम हमारे रिलेशंस को मेंटेन करना चाहते हैं, अगर हम हमारे रिलेशंस को अच्छा रखना चाहते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा ये एम्पथी या सह अनुभूति का रोल है। और पांचवा आ गया फोकस। तो फोकस के बारे में मैं और एक ये ऐड करना चाहूंगा कि बहुत बार जब हम निगेटिव इमोशंस या नकारात्मक भावनाओं के इफेक्ट में रहते हैं, जैसे एंगर या एंजाइटी, तो हमारी विजन जो है काफी ट्यूबुलर हो जाती है। हम बहुत ही छोटे जगह पे ही फोकस कर सकते हैं और पूरा चित्र नहीं देख सकते हैं। तो फोकस अगर हम ब्रॉड कर सके, अगर हम पूरा चित्र क्रिएट कर सके कि वो एग्जैक्ट परिस्थिति क्या है, किस वजह से ओरिजिन हुई है, आगे वाले का सोचने का तरीका क्या है, आगे वाला क्या इमोशंस में से जा रहा है, अगर फोकस ब्रॉड हो सके तो उसका फायदा हमें इन सब जो इमोशनल डिसरेगुलेशन में है, इसमें काफी फायदा होता है। अभी ये सब हो गए फैक्टर्स। इसके अलावा कुछ थिंकिंग प्रोसेस की क्वालिटीज है जो हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला है कि 3 है, रियलिस्टिक, लॉजिकल और प्रैग्मेटिक। तो रियलिस्टिक मतलब क्या है कि वास्तु स्थिति से वो कितना कनेक्टेड है। ओके, सो अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे बच्चे ने
मुझे डिस्टर्ब करना ही नहीं चाहिए, या मेरे 2 साल के बच्चे ने मैं जो कह रहा हूँ समझना ही चाहिए, ये कितना रियलिस्टिक है? बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। उसका कैपेसिटी नहीं वो समझ सके। ठीक है। सो बहुत बार अनरियलिस्टिक थॉट्स जो अब हमारे दिमाग में होते हैं, तब हम निगेटिव इमोशंस के तरफ जाते हैं। दूसरा लॉजिकल इलॉजिकल। ठीक है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि सबने मेरा जैसे अभी मेरा एक दृष्टिकोण है, मैं अगर सोच रहा हूँ कि सबने रूल फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि ये मेरा दृष्टिकोण हो गया। ठीक है। अभी दूसरे ने, समझो अभी मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ और मैं सिग्नल फॉलो कर रहा हूँ और बाजू से एक गाड़ी सामने चली गई, मुझे क्या लगेगा? गुस्सा आएगा कि अरे ये क्यों सिग्नल फॉलो नहीं कर रहा है। बराबर। बट जब हम कहते हैं कि सबने सिग्नल फॉलो ही करना चाहिए, ये कितना लॉजिकल है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो इमरजेंसी में हो, शायद उसको किसी हॉस्पिटल में जाना हो, या किसी ब्लड डोनेट करने जाना हो, तो इसलिए वो तोड़ सकता है। तो बहुत बार हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इलॉजिकल होने की वजह से भी हमें निगेटिव इमोशंस आते हैं, जैसे गुस्सा, जैसे घबराहट, जैसे टेंशन, जैसे स्ट्रेस, ये भी आता है। तीसरा आता है प्रैग्मेटिक, मतलब समझो मेरा गोल ये है कि मुझे अपना ऑफिस संभालना है। ठीक है। मुझे ऑफिस में झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे ऑफिस के लोगों से ज्यादा काम करवाना है। ठीक है। अगर समझो उस वक्त मेरे मन में एक विचार आया कि ये लोगों ने ऐसे ऐसे ही करना चाहिए, या ये रूल फॉलो ही करना चाहिए। ठीक है। सो इज इट हेल्प, ये जो मेरे विचार है, ये मेरा गोल अचीव करने में मदद करने वाला है क्या? जैसे मैं फेल हो गया एग्जाम में। ठीक है। मैं फेल ही नहीं होना चाहिए, मुझे फेल ही कैसे किया, या मुझे पास ही करना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा जो थॉट है, ये मुझे री एग्जाम में पास करने के लिए मदद करने वाला है क्या? अगर हमारे थॉट अनरियलिस्टिक है, अगर हमारे थॉट इलॉजिकल है, अगर हमारे थॉट नॉन प्रैग्मेटिक है, तो इन सब प्रकारों के विचारों से भी हमारे निगेटिव इमोशन जनरेट होते हैं। और जैसे ही ये निगेटिव इमोशंस जनरेट होते हैं, उसी के साथ साथ हमारा बिहेवियर या वर्तन भी अफेक्ट होता है। समझो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, गुस्सा नहीं हूँ, तो मैं रेस्टलेस रहूंगा। ठीक है। बट अगर मैं गुस्से में हूँ तो मेरा आवाज बड़ा रहेगा, मेरी हार्ट रेट बड़ी होगी, या मेरी ब्रीदिंग फास्ट होगी। अगर मुझे चिंता है, ठीक है, अति चिंता, चिंता है, तो मैं सोचते रहूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। बट मैं अगर बहुत ही एंशियस हूँ, बहुत ही अति चिंताओं में हूँ, तो मेरी बॉडी एकदम एंशियस रहेगी, और उससे क्या होगा कि पूरा जो थॉट प्रोसेस है वो ब्लॉक हो जाएगा या फॉगिंग हो जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी। सो अगर जब भी नेगेटिव इमोशंस आते हैं, उसके बॉडी के रिएक्शंस अगर एक्साइट हो गए या एग्जैगरेट रिएक्शन आ गए, तो उससे हमारा थिंकिंग प्रोसेस भी ब्लॉक हो जाता है। तो सेल्फ अवेयरनेस में हमने जो डिस्कस किया कि हमें जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है, और अवेयरनेस के साथ साथ हमें वहां पे रुकना है। तो देन उससे हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो रैशनल या लॉजिकल या गोल ओरिएंटेड हो सकता है। ठीक है। सो ये था जिससे हम हमारा इमोशनल बैलेंस अच्छा कर सकते हैं या खुद को इमोशनली स्ट्रांग कर सकते हैं। नेक्स्ट आई वुड लाइक यू टू पुट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टॉपिक वी डिस्कस। ये जो हमने डिस्कस किया इसके बारे में, अगर डेफिनेटली ये हम सभी से काफी रिलेटेड टॉपिक है और इससे रिलेटेड हमारे मन में काफी विचार होंगे। सो अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उसके आंसर करने में मुझे बहुत खुशी होगी। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि फिलहाल जो ये लॉकडाउन की वजह से आप फेस कर रहे हैं, या किसी प्रकार का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, और उसका कुछ इन सब क्वालिटीज के साथ हम कुछ सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं क्या, तो आप वो भी इस चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है या अडेप्टेबिलिटी है या इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, तो आगे जैसे जैसे ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बढ़ते जाएगा,
जैसे जैसे दुनिया में कंपटीशन बढ़ेगा, जॉब की इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ेंगे, अगर हमें इन सब को फेस करना है तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक क्वालिटी है, जिनकी वो स्ट्रांग रहेगी वो ये सब फेस करने में ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। बट जो लोग ये इमोशनल इंटेलिजेंस में वीक रहेंगे, आईक्यू बहुत अच्छा है पर इमोशनल इंटेलिजेंस कम है, तो उनकी कैपेसिटी टू फेस ऑल दिस ये कम रहेगी। और इन सब पॉइंट्स पे जैसे मैंने कहा कि अगर हम किसी भी चीज को बढ़ाना चाहते हैं, उसी तरीके से ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस भी बढ़ सकता है, अगर हम इन सब पॉइंट्स को हमारी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते रहें या हमारे डेली लाइफ का उसको पार्ट बनाए तो। Yes, does meditation work in management? Definitely works, but इसमें क्या है कि meditation अच्छा होना जरूरी है। तो मेडिटेशन का टू क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज गेटिंग अवेयर ऑफ आवर इमोशन एंड सेकंड इज नॉन जजमेंटल। बहुत बार क्या होता है कि समझो मुझे गुस्सा आया, ठीक है, तो अगर मैं आंख बंद करके बैठा हूं और मुझे चिड़चिड़ हो रही है, तो उसमें मैं खुद को जज करने लगता हूँ या वो थॉट को जज करता हूँ कि ये थॉट अच्छा या बुरा है, या अगर ये थॉट मुझे आए तो मैं अच्छा या बुरा हूँ, ठीक है। जिस वक्त ये जजमेंट आएगा तो वो मेडिटेशन है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू बी ओनली अवेयर विदाउट हैविंग एनी जजमेंट। इट मीन्स दैट वी शुड नॉट रिएक्ट टू द थॉट, बट वी शुड ऑब्जर्व एंड रिस्पॉन्ड टू द थॉट। Okay, so meditation is definitely helpful, very helpful in getting maintaining our emotional balance, but if done in a appropriate way. Okay, next question is, how will you rate COVID-19 outbreak as physical disorder or rather a fearful mental distress? Okay, so physical disorder, yes, इसमें हमारे जो pulmonary system है वो affect होती है, but the good point is कि the fatality is very less, is less than 1%. Okay, uh, only the people who are having comorbidities like diabetes, hypertension, उनमें फैटिलिटी ज्यादा होती है। इम्पोर्टेंट पार्ट इज अबाउट द फियरफुल मेंटल डिस्ट्रेस। ओके, सो इफ ये कोविड-19 को रियलिस्टिकली देखा जाए तो ये एक डिफिकल्टी है, बट बहुत सारे लोगों के साथ क्या हो रहा है कि वो ये डिफिकल्टी को एक कैटास्ट्रोफी के रूप में देखते हैं, जैसे इट्स एन एंड, अभी कुछ नहीं होने वाला, इसमें सब खत्म ही होने वाला है। तो when I change my focus to look at this COVID-19 as disaster than difficulty, then definitely it create lot of emotional disturbances for me and my definitely for family members and my futures. Yes, how can we better our emotional intelligence? जैसे मैंने कहा कि if we want to make our muscles strong, we go to gym. If we want to increase the flexibility, we go do yoga. Similarly, if we try to increase the emotional awareness of ourselves, if we try to increase the empathy towards other, if we try to increase the improve our focus in our life and towards the problem, so definitely this is going to get it better. And good point is जैसे IQ is it cannot be increased after some age, 18 हो गया उसके बाद में IQ नहीं बढ़ता है, right, it gets stuck. But the better part of emotional intelligence या भावनिक बुद्धि is that कि it can be inculcated into our life at in. तो इफ यू लुक एट गूगल, याहू, जो कोई बड़े बड़ी कंपनीज है, गूगल हो गया, एप्पल हो गया, देन all the big corporation, they are focusing on emotional intelligence of their वर्कर्स। वहां पे उनको इस बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे आप आपके इमोशंस को मैनेज करें, ताकि आप आपका जो वर्किंग एफिशिएंसी है या वर्किंग आउटपुट है उसको बढ़ा सके। Yes, sattvic diet works better to control fear, definitely, because see, क्या होता है कि हमारा मन और गट इंटेस्टिन ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। माइंड ब्रेन गट एक्सिस जिसे कहते हैं। जैसे हमारे पास अगर गाड़ी है तो हम उसमें डेफिनेटली रॉकेल नहीं डालेंगे, अगर रॉकेल डालेंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगा। डेफिनेटली अगर ये मोबाइल है और इसको मैं ओवरचार्ज करूँ तो बैटरी खराब हो जाएगी।
ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो मेरे चीजों को खराब करेगी। वैसे ही अगर मेरा शरीर मुझे अच्छा रखना है तो मैं उसमें क्या डाल रहा हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी कैलोरी इंटेक काफी हाई है, ठीक है, या जो कार्बोहाइड्रेट डाइट है वो काफी हाई है, तो डेफिनेटली उसके वजह से मेरी जो आर्टरीज है, जो हार्ट है, वहाँ पे सब कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होगा, अथेरोस्क्लेरोसिस होगा। उसी जगह अगर मैं इफ आई टेक अ प्रॉपर बैलेंस डाइट तो उसका बॉडी पे एक अच्छा असर होगा। एंड बॉडी अगर अच्छी रहेगी तो मेरा माइंड डेफिनेटली अच्छा रहेगा। सो देर इज नो पॉइंट इन बीइंग वेल्दी इफ यू आर नॉट हेल्दी। ठीक है, सो अगर आपके पास काफी पैसा और हेल्थ ही नहीं तो वो सब वेस्ट है। How social information via social site like WhatsApp and Facebook will affect our EQ to generate negative thought? ओके, सो इट विल नॉट अफेक्ट EQs। सो आपने पूछा है कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे जो कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उससे हमारे अंदर निगेटिव थॉट जनरेट होंगे क्या? डेफिनेटली होंगे, बिकॉज जैसे आप सब डॉक्टर हो, ठीक है, आपके पास जब भी पेशेंट आता है तो वो कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आता है जिसमें कि आधी कुछ गलत भी होती है। ओके, सो इंफॉर्मेशन पूरी राइट होगी ऐसा जरूरी नहीं है। वैसे ही ये सोशल मीडिया पे जो कोई इंफॉर्मेशन है ये भी पूरी बराबर हो ये जरूरी नहीं है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें लेनी है तो हम ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट है, जैसे WHO की वेबसाइट है। तो इस पे जो कोई इंफॉर्मेशन होगी वो ऑथेंटिक होगी और इट विल नॉट क्रिएट एंजाइटी इन मी। इसमें आपने ये भी पूछा है कि विल इट अफेक्ट माय EQ? नो, इफ आई एम इमोशनली इंटेलिजेंट, इफ माय EQ इज हाई, सो मैं इन चीजों को कैसे देखना है, मेरा फोकस कहाँ रखना है, उनको कैसे डाइजेस्ट करना है, इट विल बी माय चॉइस। बट इफ माय EQ इज लो देन दीज थॉट्स और ये न्यूज जो है वो मुझे कंट्रोल करेंगे। बट अगर मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ तो मैं इनको कैसे लेना है ये मेरे कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। Okay, according to Ayurveda, non-medicinal therapy like Shirodhara works very well in depression. Okay, so आयुर्वेदा आई हैव बीन, मेरा ट्रेनिंग सब एलोपैथी में हुआ है, सो मुझे ये पता नहीं, बट डेफिनेटली होलिस्टिक अगर अप्रोच है, इफ वी आर लुकिंग एट आवर माइंड, ओके, और उसमें वो ठीक वो स्टेबल रखने के लिए एनी थिंग्स विच कैन बी हेल्पफुल फॉर माय माइंड टू स्टे गुड, और मेरे शरीर को अच्छा रखने के लिए अच्छा है तो वो अच्छा रहेगा। इसका आंसर आप ही मुझे दे सकते हैं बिकॉज मुझे इसके बारे में कम जानकारी है। हाउ फियर अफेक्ट आवर इम्यून सिस्टम एंड फिजिकल हेल्थ? हाँ, तो इसके बारे में मैं जब ये प्रेजेंटेशन बना रहा था तो मैंने काफी पेपर्स ढूंढे, तो इसमें बहुत क्लियरली दिया है कि अगर माइंड स्टेबल है, अगर माइंड इमोशनली बैलेंस है तो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स योर इम्यूनिटी। एक सिंपल सा उदाहरण है कि समझो मेरे पास एक कार है, ठीक है, और मैं उसको कंटिन्यूस 100 की स्पीड से भगा रहा हूँ, ठीक है, उसको बिना रेस दिए बिना ऑयल डाले, तो वो जल्दी खराब हो जाएगी, राइट। सो वेन एवर आई एम हैविंग, जब भी मेरे मन में नकारात्मक विचार आते हैं या नकारात्मक भावनाएं आती है तो ब्रेन मेरे मन में से कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन मेरे बॉडी में पंप होता है और उसी के साथ साथ एड्रेनालिन भी पंप होता है। तो अभी ये एड्रेनालिन जितना देर मेरे बॉडी में रहेगा तो उतना मेरी बॉडी खराब होगी और उतना जल्दी मुझे डिसीजेस लगेंगे, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, आर्थराइटिस, ये सब लग सकता है। तो और उसके साथ इम्यूनिटी भी खराब होती है। सो अगर इमोशनली स्टेबल है, इमोशनली हम बहुत ही स्ट्रांग है तो उसका डेफिनेटली इम्यूनिटी पे बूस्टिंग इफेक्ट आता है। यस, मेडिटेशन के अलावा आई विल से कि मुझे ऐसा कहना है कि अगर हम एंशियस है, डिप्रेस्ड है, तो हमें हमारा दृष्टिकोण चेक करना बहुत जरूरी है। मेरे जो विचार है वो रियलिस्टिक है क्या, मेरे विचार जो है वो लॉजिकल है क्या,
या कहीं मैं अपने ये विचारों की वजह से अपने गोल्स, जो मेरे उद्देश्य है, उससे दूर जा रहा हूँ का ये चेक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए काफी सारी थेरेपीज है, जो जिसे हम टॉक थेरेपी कहते हैं, जिसे साइकोथेरेपी कहते हैं। उसमें एक आता है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें हम जो इरेशनल थॉट्स है उस पे से अगर रैशनल थॉट पे आ सके तो इट हेल्प्स मी टू मेंटेन माय इमोशनल बैलेंस। इससे मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, मेरा इमोशनल जो डिस्टर्बेंसेस है वो कम हो सकते हैं, और उससे मेरे रिलेशनशिप भी काफी स्ट्रांग हो सकते हैं। जो इमोशनल क्वेश्चन जिसे कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, अगर ये ज्यादा है तो आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होता है और आपके सोशल कॉन्टेक्ट जो है वो भी अच्छे रहते हैं, एंड यू आर एबल टू बी अ गुड मैनेजर इफ यू आर इमोशनली स्ट्रांग और इमोशनली इंटेलिजेंट। Self hypnotism or assisted hypnosis, can it be helpful, and if it is helpful, why is not very much in practice? Okay, so see, hypnotism जो है वो काफी कम हद तक प्रैक्टिस में है, या काफी कम इसके प्रैक्टिशनर्स इंडिया में अवेलेबल हैं। उसका रीजन एक है कि इट इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, हिप्नोटिज्म एक काफी लंबा ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट है, और उसमें वो बहुत कॉस्टली भी है। अभी इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल, बट वी डोंट नो कि कहाँ पे ये हेल्पफुल है, कहाँ पे नहीं। ठीक है, और उससे काफी शॉर्ट एंड फास्टर रिलीफ देने वाले थेरेपीज भी आज प्रैक्टिस में, जैसे सिंगल सेशन थेरेपी सेज कि आप एक सेशन में आपके जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है उसको ओवरकम कर सकते हो। सो इफ इट कैन बी डन इन विद इन 15 मिनट्स और 20 मिनट्स और अ सिंगल सेशन, यू डोंट नीड फिर आपको इतना 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन का सेशन लेने की जरूरत नहीं। सो आज सब लोगों को फास्ट आउटपुट चाहिए, सो बेटर थेरेपीज आर देयर, दैट्स व्हाई हिप्नोटिज्म इज नॉट दैट फेमस, आई वुड से, और उसका ट्रेनिंग भी काफी कम है। ओके, सो क्वेश्चंस आ रहा है। Okay. हाँ, और एक लिखा है कि व्हाट टू डू विथ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। सो इस पे आई विल टॉक अ बिट। सो यूजुअली क्या होता है कि एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जाम का उदाहरण, जैसे मेरी 7 दिन बाद एग्जाम है। ठीक है, और मुझे अभी फिलहाल एक थॉट आ रहा है कि मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, या ये एग्जाम का पेपर बहुत ही टफ रहने वाला है, या जो मॉडरेटर है, इन्विजिलेटर, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहने वाला है। ठीक है, सो अगर मेरा ये थॉट प्रोसेस है तो इससे क्या होगा, जो एग्जाम के पहले के 5 दिन हैं ये सब में मेरी एंजाइटी काफी ज्यादा रहेगी, और जब भी एंजाइटी ज्यादा होती है तो इसका अफेक्ट डायरेक्टली हमारे थिंकिंग प्रोसेस या हमारे कंसंट्रेशन या अटेंशन पे जाता है। जैसे मैंने बोला कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो शट डाउन हो जाता है। ठीक है, तो अगर मेरे अगले 5 दिन 7 दिन अगर मैं पढ़ाई नहीं कर सका तो डेफिनेटली आउटपुट जो है वो बुरा ही रहेगा। पर समझो मैं अगर वो एक एग्जाम है, उसमें एक पॉजिटिव आउटपुट भी आ सकता है या निगेटिव भी, पास भी हो सकते हैं, फेल भी, बहुत अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं, एवरेज भी मिल सकते हैं। अगर मैं ये एक्सेप्ट करूँ कि एग्जाम है, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो इससे क्या होगा, मुझे जो एग्जाम के पहले 5 दिन है उसमें एंजाइटी का लेवल काफी कम हो जाएगा। इट्स ओनली अबाउट नजरिया, दृष्टिकोण हम क्या लगाते हैं। ये दृष्टिकोण अगर लॉजिकल है, रियलिस्टिक है और गोल ओरिएंटेड है तो मैं ये एंजाइटी डिप्रेशन कम कर सकता हूँ, और यही दृष्टिकोण अगर इलॉजिकल है, अनरियलिस्टिक है, तो मेरा जो इमोशनल बैलेंस है वो जा सकता है और इसके इफेक्ट्स मुझे हो सकते हैं। सो आई गेस मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे इंटरेक्ट करके, काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे, और मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये इस पे आप अगर हम आज सभी लोग इस पे फोकस करते हैं तो ये चीजें हम इनकलकेट कर सकते हैं खुद में, और अगर ये इनकलकेट हो गई तो आगे, अभी ये पैंडेमिक आया है कोविड-19 का, ऐसे अगर आगे भी पैंडेमिक्स आते रहे एंड इफ अगर हम उस वक्त इमोशनली स्ट्रांग है या इमोशनली इंटेलिजेंट रहे तो इनसे हमें फेस कर
करने का, इनको टैकल करने की कैपेबिलिटीज हमें ज्यादा रहेगी और इसमें से बाहर आने का चांसेस भी हमें ज्यादा रहेगा। धन्यवाद सर। अब मैं थैंक हमारे यू। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमें मार्गदर्शन करें। डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता सर। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है यस आवाज। सर। मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा शुभांगी आपको, थैंक यू तौलारे सर। मैडम को। और इसलिए बधाई दे रहा हूँ कि इतने शॉर्ट पीरियड में इतना अच्छा कार्यक्रम और इतना फ्रूटफुल कार्यक्रम मेरे को तो अभी तक के समझ में नहीं आया कि इतने दिन में मैंने कभी देखा होगा। और इस महामारी में जो पैंडेमिक चालू है उसमें जो डिप्रेशन, जो एंजाइटी, जो पैनिक ये चालू था उसमें ये इसका इतना ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट मिल सकता है कि मेरे को अपने पीएम की याद आ गई कि आपदा में वो अपॉर्चुनिटी ढूंढने लग गए थे, अवसर ढूंढने लग गए थे, वैसे ही लग रहा था कि हमारे यहाँ भी ये सब लोग अब इस चीज को, प्रॉब्लम को कैसे अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना वो मिलेगा। मैं इसके बाद में थैंक यू दूंगा फिर के सर को। सर आपने इतना अच्छा लेक्चर दिया, हमको लगता था कि ये चीजें तो बहुत कम टाइम दिए आपको हमने, आपको तो और भी टाइम देना चाहिए था। और हमारे यहाँ भी मैं जैसा देख रहा था मैसेज पे मैसेज आ रहे थे कि वो पार्टिसिपेंट ज्यादा हो गए करके, तो मेरे ख्याल से शायद ये फेसबुक में भी ऑनलाइन चालू है तो वहां पे भी देख सकते हो ना लोग। यस जी सर, सर। यस सर। हाँ हाँ, तो ये बहुत अच्छा लगा सर, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसा थैंक यू लग रहा है सर। कि सेशन कभी और आपके साथ जुड़ना चाहिए। हमारे श्योर तरफ सर। तो एक बात बताई हुई है आयुर्वेद में, दिनचर्या करके, दिनचर्या में लाइफ स्टाइल कैसी रहनी चाहिए। और ये इसके लिए जो अभी चालू है उसके लिए प्रिवेंशन के लिए वो सबसे अच्छी चीज है दिनचर्या। दिनचर्या ने उठने, सवेरे उठने से रात को सोने तक कैसे क्या करना चाहिए। तो उसमें एक ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आपका आज लेक्चर सुना कि आत्मचिंतन, हम लोग सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने का एक इसमें होना चाहिए। जैसे ब्रश करते हैं हम लोग, फ्रेश होते हैं, सारी चीजें करते हैं, नहाते धोते, तो उसमें एक चीज आत्मचिंतन ऐड करनी चाहिए कि रोज सवेरे हम क्या, कहाँ गलत है कहाँ सही है, इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए। और उसके बाद में अपना फोकस डिसाइड करना चाहिए कि हमको कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए। सामने वाला गलत है, हम गलत है, ये एक बहुत बड़ी चीज आपकी जरा सा लगता है कि ऐड करनी चाहिए दिनचर्या में। उसके बाद में जो हमारे बच्चे स्पेशली अभी इसमें पढ़ाई लिखाई को लेके परेशान थे, तो उनको इसमें बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा कि हमने करना क्या है करके, आत्म जागरण करके और कैसा हमको आगे बढ़ना है, वो एक सहायता मिलेगी। उनके पेरेंट्स ने भी सुने होंगे तो उनको भी समझ में आया कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारा स्टाफ पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान चल रहा था, उनको भी इसमें हेल्प मिलेगी। और सो मच थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी और ऑर्गेनाइजर को भी और सर आपको थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम सर। धन्यवाद सर। अब मैं इस वेबिनार की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर कल्पना टवलारे मैम को वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करती हूँ। Good afternoon, everybody. I am Kalpana Tolare, working as an associate professor in Bhavsar Mulak Ayurvedic College, Butipari, Nagpur. First of all, on behalf of my institute, I would like to extend the vote of thanks to Dr. Mohsen Sirikti sir for his wonderful addressing on the topic COVID-19 and the mental health. So definitely your guidelines will help us to solve the other problems arising due to this pandemic COVID-19 in the society. Your special guidance regarding how to make plan C if we fail in plan A and B will help us. Thank you very much, sir. Next, I would like to thank our principal, sir. As usual, he is always with us to arrange such a type of activities. Thank you very much, sir. Principal sir, Dr. Madhusudan Gupta, sir. Keep your support forever for us. And next, I would like to thank Dr. Andy sir and all teaching staff of the Bhavsar Mulak Ayurvedic College and Butibori Hospital, Nagpur. They also support us to arrange this webinar. And lastly, I would like to say a very thank you to Dr. Shubhangi. Because of her activity, her creativity, and hard work, we can take this webinar. So, Shubhangi, thank you also. And lastly, you, all the audience and the participants, I would love to share my vote of thanks for you all on behalf of my institute. Thank you very much. Thank you, ma'am.
अपने कॉलेज नागपुर कॉलेज के भी बहुत सारे लोग जुड़े थे इसमें, उनको थैंक यू। नागपुर कॉलेज अपना आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहाँ के भी बहुत सारे टीचर्स में ऐड थे, शामिल था उनका, उन सबको भी थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। वेबिनार यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके।